हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर 3 फॉर ओ लेवल आईटी कोर्स। आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ और वो टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ जिन्हें पढ़ के आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जामिनेशन में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग इन सी लैंग्वेज? Which are the statements in C that provide the facilities of decision making and branching? Explain nested if-else statement with suitable example. तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि डिसीजन मेकिंग के लिए सी में हम कौन सी स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपको नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन आया था, कंपेयर द यूज ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स विद द यूज ऑफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स विच इज़ मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पे आपको स्विच स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और उसके बाद ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सी ज़्यादा कन्वीनियंट है, ईजी टू यूज़ कौन सी है। इसका बी पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन ब्रेक कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट होती है, इन्हें बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट। उसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिखना है, प्राइम नंबर आपको प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 100 तक। यूज नेस्टेड लूप्स, ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट वेरेवर नेसेसरी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, और इनमें से कौन सी कन्वीनियंट होती है। ठीक है जी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डू वाइल लूप एंड वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ द 1 एग्जाम्पल फॉर ईच। तो यहाँ पे लूप्स का कंसेप्ट भी आया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में हम बात कर रहे थे डिसीजन स्टेटमेंट्स की, यहाँ पे बात हो रही है लूप की। और क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटेड टू लूप? तो डू वाइल लूप कितनी बार गारंटी करता है कि वो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिले इस पर्टिकुलर पार्ट से। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन सी होती है सी लैंग्वेज में। So, decision making is about deciding the order of execution of statements based on certain conditions or repeat a group of statements until certain specified conditions are met। तो यहाँ पे बात हो रही है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि हमें क्या करना है, जो हमारी स्टेटमेंट्स है उनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर को डिसाइड करना है एक किसी कंडीशन को देखते हुए। अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज कोई और स्टेटमेंट चलेगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंडीशंस के बेसिस पे हम स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। और जब हमारी कंडीशंस, स्पेसिफाइड कंडीशन जो हमें दी गई है वो मैच हो जाएगी, तभी हम उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सी लैंग्वेज हैंडल्स डिसीजन मेकिंग बाय सपोर्टिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग के लिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल होता है। तो वो स्टेटमेंट्स देखते हैं, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? कई बार इसका दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं एमसीक्यू में। तो कंडीशनल ऑपरेटर को हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर भी इसे बोलते हैं।
और इसे क्यों बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग विद इफ स्टेटमेंट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लाइन वाइज हम इन सारी स्टेटमेंट्स को समझने वाले हैं, क्योंकि इन सब में से क्वेश्चंस बने हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है जी। डिसीजन मेकिंग विद द इफ स्टेटमेंट, तो बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट की। द इफ स्टेटमेंट मे बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंडीशंस टू बी टेस्टेड, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट में भी फर्दर कैटेगरीज होती है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके प्रोग्राम में कंडीशंस की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इफ स्टेटमेंट की फर्दर डिफरेंट फॉर्म्स को एक बार देखते हैं। फर्स्ट है आपकी सिंपल इफ स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ एल्स स्टेटमेंट, देन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड लास्ट इज यूजिंग एल्स इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट फॉर्म बताई गई है इफ स्टेटमेंट की। आगे बढ़ते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। द जर्नल फॉर्म ऑफ अ सिंपल इफ स्टेटमेंट इज, तो जो जर्नल सिंटैक्स है इफ स्टेटमेंट का वो समझते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इफ और इसके ब्रैकेट में आता है एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके पैरेंथेसिस बोल लो, उसमें क्या आता है, एक्सप्रेशन आता है। और ये एक्सप्रेशन क्या होती है, ये होती है हमारी कंडीशन। ये कंडीशन होती है हमारी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक के अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारा कंट्रोल है वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा और नीचे की स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। इफ द एक्सप्रेशन रिटर्न्स ट्रू then the statement inside will be executed, otherwise the statement inside is skipped and only the statement outside is executed। जो मैंने अभी बताया वही मैंने पढ़ा है एग्जैक्टली। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर ये एक्सप्रेशन या ये कंडीशन ट्रू है तो जो भी स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर है, अब इसे हम बोलते हैं इफ का ब्लॉक, ठीक है। जो इन करली ब्रैकेट्स के अंदर, ब्रैकेट्स नहीं बोलेंगे, इन्हें करली ब्रेसेस बोलेंगे, इफ ब्लॉक, ठीक है। तो इन करली ब्रेसेस के बीच में जो भी स्टेटमेंट्स लिखी होती है इफ के बाद, उसे हम बोलते हैं इफ ब्लॉक। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज क्या होगा, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी और डायरेक्टली जो हमारा कंट्रोल है वो नीचे की साइड आ जाएगा और बाकी स्टेटमेंट्स जो है आउटसाइड द इफ ब्लॉक वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो हैश इंक्लूड stdi.h, ये क्या है, हमारी हेडर फाइल है। इसके बाद void main, इसके अंदर हमने स्टार्ट किया ब्रेसेस, int x y, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 13 इफ x ग्रेटर देन y, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये हमारा क्या है, इफ ब्लॉक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है, कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अगर आपका x y से बड़ा है, अगर ऐसा है तो ही ये स्टेटमेंट चलेगी, अदरवाइज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, वरना ये कंट्रोल बाहर आ जाएगा। और बाहर तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली इसको हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है वो है 15 और y है वो है 13। तो ये हम जानते हैं कि x इज ग्रेटर देन 13, 15 इज ग्रेटर देन 13। तो ये क्या हो गई, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। तो एक्सप्रेशन जो अंदर दिया हुआ है वो ट्रू हो गया। तो उससे क्या हो गया, जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये प्रिंट हो जाएगी ऑन द आउटपुट स्क्रीन। तो स्क्रीन पे आ जाएगा x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके कंडीशन लगाई और उसके बेसिस पे अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। ये होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड फॉर्म की, इफ एल्स स्टेटमेंट। द जर्नल फॉर्म ऑफ द सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है इफ एक्सप्रेशन, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट ब्लॉक 1, उसके बाद एल्स
एंड इसके बाद करली ब्रेसेस में स्टेटमेंट ब्लॉक 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू द स्टेटमेंट ब्लॉक 1 इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर ये एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दिया है ये अगर ट्रू है तो जो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो क्या होगा, जो ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी है ब्लॉक 1 में ये स्किप हो जाएंगी और डायरेक्टली कंट्रोल आ जाएगा एल्स ब्लॉक में और यहाँ पे लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट जो ब्लॉक 1 में लिखी है ये एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज क्या होगा, जो स्टेटमेंट्स ब्लॉक 2 में लिखी है वो होगी एग्जीक्यूट। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन में इंट x, y, x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो x और y दो इंट वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 15 है, y की वैल्यू 18 है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है हमको, ठीक है, क्योंकि आगे और भी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बनने वाली है और भी कॉम्प्लेक्स लूप आने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ़ ब्रैकेट में x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशन है या फिर कंडीशन बोल लीजिए, अगर ये ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट स्क्रीन पे आएगी। अगर ये फॉल्स है तो कौन सी आएगी, नीचे वाली जो एल्स ब्लॉक में लिखी है वो स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन y, लेकिन x तो हमारा 15 है और 15 ग्रेटर देन 18, ये तो बिल्कुल फॉल्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ फॉल्स है, अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये स्किप हो जाएगी और डायरेक्टली हम एल्स के ब्लॉक में आ जाएंगे और स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आया है, y इज ग्रेटर देन x। तो इस तरीके से हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स है तो तब भी तो कुछ होना चाहिए ना। जो हमारा सिंपल इफ़ स्टेटमेंट था उसमें क्या था, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे उसे ओवरकम किया गया, यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो कंडीशन है वो ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। द जर्नल फॉर्म ऑफ अ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट इज। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। तो नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक इफ़ ब्लॉक के अंदर एक दूसरा इफ़ ब्लॉक, मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, उसे कहते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ पे इसका सिंटेक्स समझते हैं। इफ़ एक्सप्रेशन, देखिए ये हमारी कंडीशन 1 हो गई, उसके बाद हमने स्टार्ट किया इसका ब्लॉक। इफ़ एक्सप्रेशन 1 तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1, एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 2। इसके बाद हमने यहाँ पे ये जो स्टार्ट किया था इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसके बाद इस इफ़ के रिगार्डिंग एल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एल्स स्टेटमेंट ब्लॉक 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशंस हैं और 3 स्टेटमेंट्स के ब्लॉक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, इफ़ एक्सप्रेशन इज फॉल्स देन स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी पहली ही कंडीशन जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है ये फॉल्स होगा तो हम कभी भी इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे ही नहीं और कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। डायरेक्टली हमारा कंट्रोल आ जाएगा एल्स ब्लॉक पे और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखी है ब्लॉक 3 में वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। Otherwise, the execution continues and enters inside the first if। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या होगा, हम एंटर कर जाएंगे इस फर्स्ट इफ पे। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होगा, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो हम स्टेटमेंट ब्लॉक 1 को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h वॉइड मेन
इंट ए बी सी, यहाँ पे 3 इंट वेरिएबल्स हैं, प्रिंट एफ एंटर 3 नंबर्स, तो यहाँ पे यूज़र से 3 नंबर को एंटर करवाया जा रहा है। स्कैन एफ करवाया, स्कैन एफ किस लिए होता है, जब हमें कीबोर्ड से नंबर एंटर करने होते हैं। तो परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, क्योंकि 3 इंट वेरिएबल है तो 3 क्या आएंगे, एक्सेस स्पेसिफायर, और इंट के लिए आता है परसेंटेज डी। इसके बाद एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी। उसके बाद यहाँ से हमारा नेस्टेड इफ एल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो हम आ जाएंगे इसके अंदर, इफ ए इज ग्रेटर देन सी तो प्रिंट हो जाएगा ए इज द ग्रेटेस्ट, अदरवाइज प्रिंट सी इज द ग्रेटेस्ट। और अगर ए इज ग्रेटर देन बी ही फॉल्स हो गया तो हम डायरेक्टली आ जाएंगे एल्स ब्लॉक पे, और यहाँ पे भी फर्दर क्या है, अंदर एक और ब्लॉक है। तो यहाँ पे इफ बी इज ग्रेटर देन सी तो प्रिंट हो जाएगा बी इज द ग्रेटेस्ट, एल्स प्रिंट एफ सी इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से एक काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे मैं 3 नंबर लेती हूँ, 5, 35 एंड 18, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और कौन सा नंबर प्रिंट होगा हमारे स्क्रीन पे, मतलब कौन सी स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू 35 और सी की वैल्यू है 18, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्या होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अगर हमारा 5 इज़ ग्रेटर देन 35 होगा तो हम इसके अंदर आएंगे ना, लेकिन ये तो फॉल्स हो गया, तो डायरेक्टली हम कहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे एल्स वाले ब्लॉक पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो हमारा बी क्या है 35, तो 35 क्या सी से बड़ा है, यस, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ट्रू हो गया, ठीक है। तो ट्रू हो गया, तो अब क्या होगा, हमारी ये वाली जो स्टेटमेंट है बी इज़ द ग्रेटेस्ट, ये स्क्रीन पे आ जाएगी। तो मतलब स्क्रीन पे क्या आने वाला है, बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी आपकी 35, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 35 इज़ द ग्रेटेस्ट। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होने वाला है इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है जी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्स इफ लेडर के बारे में। तो एल्स इफ लेडर का मतलब क्या होता है, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो यहाँ पे सीढ़ी की तरह हमारी सारी कंडीशंस लगी रहती है और हम लाइन बाय लाइन सारे कंडीशंस को चेक करते जाएंगे, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो यहाँ पे बात करते हैं द जर्नल फॉर्म ऑफ एल्स इफ लेडर इज। तो यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, इफ एक्सप्रेशन 1 देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1। अगर हमारा एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो यहाँ पे स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एल्स इफ एक्सप्रेशन 2, लेकिन अगर हमारा एक्सप्रेशन 2 ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एल्स इफ एक्सप्रेशन 3 ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और मान लो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स में आ जाएंगे और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट स्क्रीन पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इन सारे एक्सप्रेशंस में से एक बारी में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन या कंडीशन ट्रू हो सकती है, और अगर कोई भी ट्रू नहीं है तो हमारे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। द एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द लैडर डाउनवर्ड्स। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे और कंडीशंस या एक्सप्रेशंस को चेक करते जाएंगे। As soon as a true condition is found, the statement associated with it is executed. तो वही बात है, जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट एसोसिएटेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जाम्पल देखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h void main
इंट ए मतलब ए एक इंटीजर वेरिएबल है, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो यहाँ पे यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारा एल्स इफ लेटर स्टार्ट हो रहा है इफ़ यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 है, ए परसेंटेज 5 इज इक्वल टू 0 एंड ए परसेंटेज 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे अगर ये ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि एक्सप्रेशन में लिखा क्या है। तो पहले हम समझते हैं इस परसेंटेज के बारे में। इसे परसेंटेज ना बोल के हम बोलेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। कई बार क्या होता है आउटपुट वाले क्वेश्चन में आपको ये ऑपरेटर दिया होता है और आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा ऑपरेटर है, ये क्या काम करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक्सप्रेशन है x मॉड्यूलो y। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम x को डिवाइड करेंगे y से और रिजल्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसे लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर देता है, क्वेश्चन नहीं देगा, ये रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर जो वैल्यू है जो यूज़र एंटर करवा रहा है ए में, सपोज वो वैल्यू है 30। ठीक है, यूज़र ने 30 वैल्यू एंटर करवा दी। तो अब चेक करते हैं कैसे हमारे एल्स इफ लेटर काम करने वाला है। तो यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं, a मतलब 30, यहाँ लिखती हूँ 30 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 एंड 30 मॉड्यूलो 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे लगा है आपका एंड ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये एक्सप्रेशन ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। यहाँ पे दो एक्सप्रेशन इकट्ठे दिए हुए हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब मैं 30 को डिवाइड करूँगी 5 से तो क्वेश्चन में क्या आने वाला है, क्वेश्चन में आएगा 6, लेकिन रिमाइंडर में क्या आएगा, ये मेरा क्या है क्वेश्चन है और रिमाइंडर में आएगा 0। तो हमें रिमाइंडर लेना है, तो इसका मतलब यहाँ पे आया 0 और 0 इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स ये वाला एक्सप्रेशन तो मेरा ट्रू आ गया। अब चेक करते हैं ये वाला एक्सप्रेशन। 30 को जब मैं डिवाइड करूँगी 8 से तो मेरा जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3, 8 3 जा 24 होता है और रिमाइंडर में मुझे बच जाएगा 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर है 6 और यहाँ पे जो कंडीशन थी वो थी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल फॉल्स हो गया ये तो। ठीक है जी, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में लगा है एंड ऑपरेटर। तो एंड क्या बोलता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू माना जाएगा। तो यहाँ पे तो ये फॉल्स हो गया। इट मीन्स ये पूरा एक्सप्रेशन जो था ये कंप्लीट फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब हमारा एक्सप्रेशन 1 क्या हो गया, फॉल्स। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो हम आ जाएंगे नीचे, एल्स इफ में आ गए। अब यहाँ पे फिर से a मॉड्यूलो 8 इज इक्वल टू 0, ये तो ऑलरेडी ऊपर फॉल्स हो चुका है, तो ये फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती है। और नीचे आ जाएंगे एल्स इफ a मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0। जी हाँ, यहाँ पे हमारा 0 आया था विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये वाली स्टेटमेंट है ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्क्रीन पे आ जाएगा डिविजिबल बाय 5। ये आपका आउटपुट बन जाएगा डिविजिबल बाय 5। तो उसके बाद यहाँ से हम बाहर आएंगे। अब क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी तो हम एल्स में जाएंगे ही नहीं और सिंपली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है क्या होता है एल्स इफ लेटर। यहाँ पे अगर आपको दिक्कत आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देखना एक बार।
आपको समझ में आएगा कि कैसे ऑपरेटर्स काम करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। बहुत बार मैंने देखा है कि आउटपुट वाले क्वेश्चंस में इस ऑपरेटर को डालते हैं जानबूझ के, क्योंकि बच्चों को लगता है कि यहाँ पे क्वोशंट लेना है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर लेना होता है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल आपको सी प्रोग्रामिंग के पेड नोट्स अवेलेबल करवा रहा है, मॉड्यूल M3R4। और ये जो नोट्स है वो मैंने ही प्रिपेयर किए हैं, और ये नोट्स दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बहुत कम टाइम में उनकी तैयारी अच्छी हो जाए, तो वो इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। So when you want to solve multiple option type problems, for example menu like program where one value is associated with each option and you need to choose only one at a time, then switch statement is used। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किन क्वेश्चंस में कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको। देखिए, कई बार क्या होता है, आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें आपको मेन्यू लाइक ऑप्शंस दिखते हैं। ठीक है, और एक टाइम पर आप एक ही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हर एक ऑप्शन के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू एसोसिएट होती है। तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं स्विच स्टेटमेंट का। मतलब हम कोई सा भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अस टू चूज ओनली वन चॉइस अमंग द मैनी गिवन चॉइसेस। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। मतलब बहुत सारी चॉइसेस में से आप कोई एक ही चॉइस को चूज कर सकते हो। The expression in the switch evaluates to return an integral value which is then compared to the present values in different cases। ये important है, जो switch का expression होगा वहाँ पे जो value आएगी वो एक integer value आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम डिफरेंट केसेस की वैल्यू से कंपेयर करते हैं, और जहाँ पे भी वो वैल्यू मैच कर जाती है वो वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, तो इट एग्जीक्यूट्स दैट ब्लॉक ऑफ कोड विच मैचेस द केस वैल्यू। इफ देयर इज नो मैच देन डिफॉल्ट वैल्यू इज एग्जीक्यूटेड इफ प्रेजेंट। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि अगर मान लो जो एक्सप्रेशन से वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू क्या आएगी, हमेशा इंटीजर आएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर ये जो वैल्यू है वो किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होती है, तो उस केस में क्या होता है, हम एक डिफ़ॉल्ट केस बना के चलते हैं। तो उस केस में डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में लिखी हुई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये एक्सप्रेशन है, इस पर डिपेंड करता है स्विच स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे द जर्नल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज, तो ये बिल्कुल जर्नल फॉर्म है। क्या होता है, स्विच लिखते हैं, ब्रैकेट में आता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसकी बॉडी, केस वैल्यू 1 लिखते हैं, ब्लॉक 1 है। उसके बाद ब्रेक लगाना यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या है कि अगर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी वैल्यू मैच हो जाएगी उसके बाद हम किसी और केस में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हम क्या जाएंगे, स्विच स्टेटमेंट के ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये होता है, जितने भी केस आपको क्रिएट करने आप कर सकते हो, और एंड में आप डिफ़ॉल्ट केस क्रिएट करोगे, क्योंकि इफ़ इन केस आपका एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो मैच नहीं करती है तो हम डिफ़ॉल्ट केस में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स की। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि स्विच स्टेटमेंट के लिए क्या रूल्स होते हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, द एक्सप्रेशन आफ्टर स्विच कीवर्ड मस्ट यील्ड एन इंटीजर वैल्यू। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये तो आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन स्विच कीवर्ड के बाद दिया होता है उसे इवेल्युएट करने के बाद हमेशा इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। देयरफॉर द
expression should be an integer or a variable or an expression that evaluates to an integer। ठीक है, एक्सप्रेशन में इंटीजर हो या वेरिएबल हो या फिर कोई फर्दर एक्सप्रेशन हो, लेकिन एवेल्यूएशन करने के बाद उसका जो रिजल्ट है वो एक इंटीजर वैल्यू ही आनी चाहिए। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 पे बढ़ते हैं। द केस लेबल वैल्यूज मस्ट बी यूनिक। बिल्कुल सही बात है, जो केस के लेबल है उनकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ पे कई जगह पे 2 बार 2 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए जो केस के लेबल है इन्हें बोलते हैं लेबल। इसे आप याद कर लीजिए, ये कुछ टर्म्स है जो यूज़ होती है इसके अंदर, लेबल बोलते हैं इसे। ठीक है, तो जो लेबल की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। द केस लेबल मस्ट एंड विद अ कॉलन। जो केस का लेबल है वो हमेशा कॉलन से एंड होगा। बात करते हैं रूल नंबर 4 की। द नेक्स्ट लाइन आफ्टर द केस स्टेटमेंट कैन बी एनी वैलिड सी स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस केस स्टेटमेंट के बाद जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है वो क्या होगी, एक वैलिड सी स्टेटमेंट होगी जो एग्जीक्यूट होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू के मैच होने पर। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। इंट i इज इक्वल टू 1 स्विच i। ठीक है, यहाँ पे हमने i लिख दिया है। i क्या है, एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो हो सकता है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीजर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं। केस 1 में क्या है, प्रिंट a, केस 2 में क्या है, प्रिंट b, और केस 3 में क्या है, प्रिंट c। अब यहाँ पे एक बात है नोट करने वाली। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पे क्या है, स्विच में तो जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू तो आपको दिख रही है कि वो 1 है। ठीक है, वैल्यू क्या है, 1 है। आई की वैल्यू 1 थी ना, तो 1 आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा सिर्फ 1 इससे ही मैच हो रहा है। तो केस 1 में जो लिखी हुई स्टेटमेंट है प्रिंट ए, वही स्क्रीन पे आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था कि ब्रेक का इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए। तो ब्रेक तो यहाँ पे लिखा ही नहीं था, तो नो ब्रेक। तो उससे क्या हुआ कि हम केस 2 पे भी आ गए और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद केस 3 पे भी आ गए और ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो गई। तो इस तरीके से स्क्रीन पर क्या आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया होता इस तरीके से, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए ही प्रिंट होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो स्विच में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू आएगी उसको मैच करोगे केस में लिखे हुए लेबल से। जिस भी लेबल से वो वैल्यू मैच हो जाएगी उसके नीचे लिखे हुए जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। ये भी एक टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। इसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम क्वेश्चन मार्क से और 2 कॉलन से। ठीक है, ये इसका क्या है, सिंबल है। कंडीशनल ऑपरेटर्स रिटर्न वन वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू एंड रिटर्न्स अनदर वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनली यहाँ पे इफ एल्स ही चल रहा होता है। अब समझते हैं कैसे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है जी, सिंटेक्स देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ में देखते हैं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिखते हैं कंडीशन, मतलब इस क्वेश्चन मार्क से पहले आप कंडीशन लिखेंगे, फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद आप लिखोगे ट्रू वाली वैल्यू, कॉलन लगाया और यहाँ पे आप लिखोगे फॉल्स वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पर आ जाएगी ट्रू वाली वैल्यू, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्क्रीन पे आ जाएगी फॉल्स वाली वैल्यू। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अंदर तो इफ एल्स ही चल रहा है ना, कि अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, अदरवाइज एल्स वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो बात बिल्कुल सेम ही होती है लेकिन रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। a इज़ ग्रेटर देन 100।
क्वेश्चन मार्क 0:1। तो अगर a की वैल्यू 100 से बड़ी है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल इफ a इज ग्रेटर देन 100 0 इज रिटर्न्ड एल्स 1 इज रिटर्न्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज इक्वल टू इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बात बिल्कुल सेम है लेकिन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सपोज मान लेते हैं a की वैल्यू हमारी थी 89, ठीक है। तो 89 तो 100 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो स्क्रीन पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज a की वैल्यू क्या है आपकी 115। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, a इज ग्रेटर देन 100। तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रू हो जाएगा तो ट्रू में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। तो 0 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो बहुत सिंपल था। बस यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इसे क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। और ये इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरह काम करता है। और अगर मान लो आपको इफ़ एल्स नहीं दिया है क्वेश्चन में और सिर्फ ये लिखा है तो इसे आप गलत नहीं करेंगे, इसे आप बिल्कुल इफ़ एल्स की तरह मानेंगे। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आप क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू लिख के आ जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप कॉलन के बाद वाली वैल्यू लिख कर आ जाएंगे, ठीक है जी। ऑल क्लियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लास्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में, दैट इज सी गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज द जंप स्टेटमेंट इन सी। गो टू स्टेटमेंट का एक दूसरा नाम होता है जंप स्टेटमेंट। एज द नेम सजेस्ट, गो टू इज यूज टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ प्री डिफाइंड लेबल, ठीक है। तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र कर देता है एक प्री डिफाइंड लेबल पे। मतलब हम पहले एक लेबल डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम प्रोग्राम पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो हमारे प्री डिफाइंड लेबल पे चला जाता है, ठीक है। The go-to statement can be used to repeat some part of the code for a particular condition. This is a very important statement. Mark it. ठीक है, इसे याद करना है आपको। गो टू स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, वो क्या करता है, कोड में लिखे हुए कुछ पार्ट को बार बार रिपीट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर, ठीक है। सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में क्या है, लेबल के बाद कॉलन, उसके बाद सम पार्ट ऑफ द कोड, वो पार्ट ऑफ द कोड जिसे हम चाहते हैं कि बार बार रिपीट हो जाए, उसके बाद गो टू, फिर लेबल। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल है वापस आ जाएगा हमारे लेबल पे, और ये वाले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होने लग जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो गो टू स्टेटमेंट को समझते हैं इस एग्जाम्पल से। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन इंट नम I इज इक्वल टू 1। प्रिंट एफ में एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट। तो यहाँ पे हम टेबल प्रिंट करवाने वाले हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो यूज़र एंटर करने वाला है वो नंबर जिसका टेबल वो प्रिंट करवाना चाहता है। स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ नम। तो जो भी नंबर एंटर करेगा यूज़र वो आ जाएगा नम वेरिएबल में, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल के बाद कॉलन है, इट मीन्स ये हमारा क्या होने वाला है, लेबल, ठीक है जी। क्लियर है, ये हमारा क्या हो गया, लेबल। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, प्रिंट एफ %d मल्टीप्लाई %d इज इक्वल टू %d /n, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा फॉर्मेट है कि इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमारा आउटपुट प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ पे %d मतलब यहाँ पे कोई इंट नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर कोई इंट का नंबर आएगा, इज इक्वल टू इंट वाली वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे आना क्या है, देखो नम I नम इंटू आई। तो यहाँ जो %d पहला वाला है उसकी जगह पे आएगा नम, ठीक है, मल्टीप्लाई एज इट इज आएगा। उसके बाद जो सेकंड %d है इसकी जगह पे आने वाला है ये वाला I,
उसके बाद यहाँ पे तीसरा परसेंटेज डी जो इक्वल टू के बाद है वो थर्ड परसेंटेज डी है, तो उसकी जगह पे आएगा नम इंटू आई। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला स्टेटमेंट? आई होप सो क्लियर हो गया होगा। जिसे क्लियर नहीं है वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, अब यहाँ पे कंडीशन है, देखो यहाँ पे ना कंडीशन पे हम काम करते हैं। इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अगर आई लेस देन इक्वल टू 10 है तो होगा हमारा गो टू टेबल, तो हम जाएंगे गो टू टेबल पर। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या काम करना है हम देखते हैं। यहाँ पे सपोज आई की वैल्यू देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो यहाँ पे जो 1 है वो लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है? बिल्कुल है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 तो है ही। तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हम जाएंगे गो टू टेबल पे। ठीक है, गो टू टेबल पे हम चले गए और यहाँ पे क्या है, जो नम है मतलब जो नंबर एंटर किया है, देखो यहाँ पे एंटर द नंबर हुज टेबल यू वांट टू प्रिंट, तो यूज़र ने भी 10 ही एंटर करवा दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आई की वैल्यू हमने 1 सेट कर रखी थी पहले से ही, तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू थी 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10 था, कंडीशन ट्रू, तो गो टू टेबल पे आ गए। तो टेबल पे आते ही हम यहाँ पे चले गए इस कोड पे। ठीक है, और कोड पे चले गए और पहले ही जो यूज़र था उसने वैल्यू 10 एंटर करवा रखी थी, तो अब ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, एक बार रब कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नम में क्या आ गया है, 10 आ गया है। कैसे आ गया 10? क्योंकि यहाँ पे यूज़र ने 10 एंटर किया था। ठीक है, और आई तो हमारा 1 ही चल रहा है अभी तक। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगी जी। ठीक है, परसेंटेज डी मतलब यहाँ पे पहले नम आएगा, नम में क्या है 10 है, मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला। अब है नम में तो 10 था, परसेंटेज डी में 10 आ गया, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे परसेंटेज डी आई के लिए है, तो आई की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू नम इंटू आई मतलब 10 इंटू आई, तो क्या हो गया 10 हो गया, 10 प्रिंट हो गया। ये पूरी स्टेटमेंट आ गई ऐसी कैसी। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, इस कोड में लिखा हुआ है, तो आई की वैल्यू जो अब आ जाएगी वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। और फिर से ये स्टेटमेंट चलने वाली है, परसेंटेज डी इंटू परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, नम की वैल्यू तो हमारे 10 ही है, उसके बाद मल्टीप्लाई आई की वैल्यू 2 हो गई है, इक्वल टू में 10 इंटू 2 20 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होती जाएंगी, ये सारी स्टेटमेंट्स आती जाएंगी। ठीक है, अब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगी, तभी हमारा जो आउटपुट है वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आई बढ़ता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये 10 तक वैलिड है। मतलब अगर 10 इज इक्वल टू 10 है तो भी स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, आई की वैल्यू अगर 10 भी हो जाएगी तब भी ये चलेगा। ठीक है, 10 पे चल गया ना ये देखो, लेकिन जैसे ही 11 होती है आई की वैल्यू वैसे ही हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि गो टू स्टेटमेंट का क्या काम होता है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हम बोलते हैं जंप स्टेटमेंट। इसको यूज़ करने से पहले हमें पहले ही लेबल डिफाइन करना होता है और उस लेबल के अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू होती है हम लेबल पे जाते हैं और हमारा लेबल में लिखा हुआ जो भी सेंटेंस है, जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से गो टू स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने समझे हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन 4 या 5 स्टेटमेंट को समझने के बाद आप आराम से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर सकते हो और काफ़ी सारे MCQ या फिर मैच द फॉलोइंग या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। जो लूप्स का कंसेप्ट है वो मैं इसके पार्ट 2 में लेके आऊँगी, क्योंकि अगर मैंने अभी पढ़ाया तो वो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशंस के लिए आप बेल आइकन को हिट कीजिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, क्योंकि वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर करती हूँ। जो पीडीएफ मैं यहाँ पे जिससे पढ़ा रही हूँ वो मैं शेयर करती हूँ ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे लिंक गिवन है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक गिवन है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग। सितंबर वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।